आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाज़रीन, देखने में तो ये आता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के दरमियान खलीज और इख्तलाफात देखे जाते हैं। सिंध की सतह पर दोनों ही अहम स्टेक होल्डर्स जमातें मानी जाती हैं और ये दोनों स्टेक होल्डर्स जमातें एक दूसरे के खिलाफ तगो-दो में मसरूफ़ दिखाई देती हैं। असम्बली फ्लोर पर भी खुलकर एक दूसरे की मुखालफत भी की जाती है। शहरी सिंध और देही सिंध के इंतजामी मामलात पर अक्सर ही बहसो तकरार भी देखने में आती है, जबकि इत्तलात ये हैं कि ज़राए का बताना है कि कराची के मसाइल पर अब ये दोनों स्टेक होल्डर्स जमातों के दरमियान डेडलॉक किसी हद तक और कहीं ना कहीं जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। MQM पाकिस्तान का वफ्द रवा हफ्ते वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह साहब से मुलाकात भी करने जा रहा है। मुलाकात में मसाइल के हल के हवाले से गुफ्तगू होगी और मसाइल MQM पाकिस्तान की क़यादत, MQM पाकिस्तान का वफ्द वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह साहब के सामने रखेंगे। मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर गौर होगा और वर्किंग रिलेशनशिप बनाने पर भी गौर व खौज किया जाएगा। इसी टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इकबाल सान साहब ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। इकबाल भाई, आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। इकबाल सान साहब, दोनों ही जमातों के दरमियान वसल भी होता है, मिलन भी होता है, फिर हिज्र भी आता है। तो MQM वफ्द वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह साहब से मुलाकात करने जा रहा है। आप इस मुलाकात को कितनी अहमियत का हामिल समझते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त हों और दायरे कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ फेडरल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं, पर आईनी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेट मौजूद है, जिसमें सदर पाकिस्तान मौजूद है, गवर्नर KP हमारे मौजूद है, गवर्नर पंजाब मौजूद है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल हैंडेड मेजोरिटी में मौजूद है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जहाँ तक बात है, यकीनन वो फेडरल गवर्नमेंट में मुस्तकिल के साथ है और कहीं ना कहीं गैर मशरूत हिमायत हमें हमारी भी मुस्लिम लीग को मौजूद है। लेकिन गवर्नमेंट में जब यहाँ सूबा सिंध की अगर हम बात करें तो सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी सियासी जमात की कोलिशन की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने का हमेशा बार बार इसका जिक्र भी करती रही, अहद भी करती रही और इस पर अमली तौर पर इसका मुजाहरा भी किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। वो जब चाहे आए, मुलाकात करें, सूबाई वज़ीर-ए-आला से मुलाकात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से बात करें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपने सियासी एतबार से अपने दरवाजे खुले रखती है। अच्छा इकबाल सान साहब, इससे कबल भी मुलाकातों का सिलसिला चला, मुलाकातों का दौर चला, कोई दो रस नताइज नहीं निकले हैं। क्या समझते हैं अब ये जो मुतवक्के मुलाकात है, इसमें कोई दो रस नताइज हासिल हो सकेंगे? जी, इसमें क्यों नहीं। देखिए, अभी एक मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है एक आईनी तरमीम की बात गश्त की बात की जा रही है और अगर उस पर तमाम सियासी जमातें एक तो इस पर ना हो, तफीक ना हो, बशमूल अपोजिशन जमात की, जब जहाँ पर गवर्नमेंट के पास नंबर पूरे ना हो। आपने माजी में देखा कि आईनी तरमीम की बात गश्त जब हुई तो मौलाना फजलुर रहमान मुत्तफिक ना हुए तो वो आईनी तरमीम जो है वो पेश ही नहीं की गई, उसका मसवदा जो है वो पेश ही नहीं किया गया। अब जब सूरत हाल बन रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी एक हद तक राजी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी उसका हिस्सा है, तहरीक इंसाफ से भी राब्ते किए जाएंगे। अगर वो इस आईनी तरमीम में गवर्नमेंट का साथ दे तो ठीक, अदरवाइज नंबर पूरे करने के लिए यकीनन सियासी जमातें अपनी कोशिशें जारी रखती है। अच्छा इकबाल सान साहब, ये बताइएगा, वैसे तो फर्स्ट पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सूबा सिंध में स्टेक होल्डर जमात है, MQM को क्या पोजीशन देगी, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? सूबा सिंध में MQM कोलिशन गवर्नमेंट में हमारे साथ नहीं है। एक सियासी जमात की हैसियत से एक सियासी जमात अपने लिए दूसरी सियासी जमातों के रास्ते हमेशा खुले रखना चाहती है और मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को बातचीत के जरिए ही मसाइल हल कर लेने चाहिए। अगर किसी बात पर इत्तेफाक नहीं है और गवर्नमेंट से वो किसी किस्म का इसमें अपनी राय लेना चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं, वो आए, डिस्कस करें और मसाइल को हल करने में हुकूमत सिंध का साथ दें। हम भी उनके मसाइल को सुनेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनेंगे और उनके मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करेंगे। अच्छा इकबाल सान साहब, आपने मसाइल के हवाले से बात की, तो क्या लगता है इब्तदाई तौर पर जो आपके दोस्त हैं MQM वाले, उनका वफ्द आने वाला है, तो क्या लगता है इब्तदाई शहरी मसाइल के हवाले से, मतलब वो सबसे पहले कौन से पॉइंट्स रेस करेंगे? अच्छा है आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हमारा दोस्त बनाया, वरना आमतौर पर तो लोग ये कहते हैं पता नहीं हमने तो हमारी जो दुश्मनियां हैं वो सियासी तौर पर भी हमारे दोस्त ही हैं।
और सुबह सुबह सिंध के शहर कराची की एक स्टेक होल्डर जमात है, हम उनका मैंडेट तस्लीम भी करते हैं। तो जहां तक आप देखें, अगर आप गुफ्तगू से मैं ये महसूस कर रहा हूँ शायद वो कहीं गवर्नमेंट में हमारे साथ आना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को सुबह सिंध के अंदर नंबर्स की कोई परेशानी है नहीं। लेकिन अगर फेडरल में किसी बात को मनवाने के लिए वो सुबह सिंध में अपने कोई बात मनवाना चाहते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करके अपने लिए कोई सॉफ्ट इमेज डेवलप करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसमें इनके साथ राजी है। लेकिन जब मुल्क के मफाद की बात हो, आईनी तरमीम जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आपने सुना है, तमाम बार काउंसिल में जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उन्होंने जिस तरह वाज़ेह तौर पर दिलेराना अंदाज में उन्होंने पेश किया है, वुकला के सवालों के जवाब भी दिए हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई और सियासी लीडर जो है जिसने इस आईनी तरमीम पर इतने ज्यादा दबंग स्टाइल में खुले दिल के साथ, दिलेरी के साथ वुकला के सवाल जवाब का सामना करते हुए अपना मौक़िफ़ पेश किया है। आईनी तरमीम पर जब बात हुई है तो चेयरमैन ने अपना मौक़िफ़ पब्लिकली शो किया, वो हिडन कोई बात रखी नहीं, और वही हमारी बातें मसवदे में मौजूद होंगी और उसी पर एमकेएम को सपोर्ट करना है। और एमकेएम उस सपोर्ट देने के लिए अगर हुकूमत सिंध से कुछ चाहती है तो यकीनन सियासी जमातें बातचीत करती हैं, उनको कुछ चाहिए तो जरूर उनको बातचीत करनी है। और हुकूमत सिंध पहले भी इस मामले में उनके साथ सॉफ्ट करना रखती थी और अभी भी मौजूद है। अच्छा इकबाल खान साहब, कता कलामी माफ़, मैंने एमकेएम वालों को दोस्त यूँ कहा क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी से हम लोग वाकिफ़ हैं, और मैंने जो है आपको ऐसा ही पाया है कि आप वाकई दोस्तों के दोस्त हैं। अच्छा इकबाल खान साहब, कोटा सिस्टम एमकेएम का देरीना मुतालबा है, क्या लगता है अगर एमकेएम पाकिस्तान यहाँ पर थोड़ी तल्ख़ गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एमकेएम हमेशा कोटा सिस्टम की बात करती है जी, तो एमकेएम के दोस्तों से सवाल तो बनता है ना कि जब उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबा सिंध में रास्ता रोका गया तो एमकेएम सूबा सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई, क्यों कर उन्होंने एक सीटी वाले को वजीर आला सिंध बनाया। अगर मैं कहूँ अरबाब रहीम का नाम लूँ, अगर अली मोहम्मद महर का नाम लूँ, अगर जतोई का नाम लूँ, जाम सादिक का नाम लूँ, ऐसे बहुत सारे, गौसली शाह का नाम लूँ, तो देखें ये वो सारे वज़रा हैं जो एक एक दो सीटों पर वजीर आला बने। और जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में हो और फेडरल में, मैं समझता हूँ कि 90 से लेकर आज तक बिला टाइम जाया किए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फेडरल में हमेशा गवर्नमेंट में रही है। और सूबा सिंध में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को धकेला गया तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उन तमाम वज़रा आला के साथ गवर्नमेंट में रही है। मेजोरिटी पार्टी होते हुए भी उन्होंने कभी अपना वजीर आला नहीं बनाया, मेजोरिटी पार्टी होते हुए भी कभी उन्होंने कोटा सिस्टम खत्म करने के लिए कोशिश नहीं की। क्या अरबाब रहीम के साथ गवर्नमेंट में नहीं थे जनरल मुशर्रफ के दौर में? क्या जाम सादिक के साथ नहीं थे, या जतोई साहब के साथ नहीं थे, अली मोहम्मद महर के साथ नहीं थे, गौसली शाह के साथ नहीं थे? तो जब इनको ये कोटा सिस्टम खत्म करने का मौका मिला तो इन्होंने इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? उन्होंने इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? इनको कर लेना चाहिए था। और फेडरल, और बात दफा तो ऐसा भी हुआ कि वो फेडरल में भी साथ थे और सिंध गवर्नमेंट में भी साथ थे, बावजूद इसके कि उस कोटा सिस्टम की शिकायत को ये खत्म करने में क्यों नाकाम रहे। और अगर ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है कराची के लोगों को नौकरियों से दूर रखना चाहती है, तो मैं ये सवाल करता हूँ, अभी 60,000 से ज्यादा एजुकेशन और मुलाजमतों के मौके फराहम किए गए। आपको मैं शर्त यह कहता हूँ कि देखिए हर यूसी के अंदर डोमिसाइल, कराची के डोमिसाइल वालों को नौकरियां मिली हैं, 1000 में उनकी क्वांटिटी मौजूद है। अगर आपको उसका डेटा चाहिए तो मुझे एक दिन का टाइम दे, मैं आप सुबह आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है। देखिए लसानी बुनियाद पर अगर हम बात करें तो वैसे ही ये सूबा, ये शहर हमारा लसानी बुनियाद पर और सेक्टेरियन मामलात में पहले ही तकसीम है। तो खुदारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि आप ये रास्ता बंद करें, सूबा सिंध में हो या पाकिस्तान में हो, हम सब ने मिलकर सूबे के मफाद में बात करनी चाहिए, मुल्क के मफाद में बात करनी चाहिए, ना कि हम कोई ऐसी बात करें जिससे लसानियत की बू आए। तो हम समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। कराची का अपना मैंडेट है, कराची के लिए अपना रोजगार मौका हमेशा दिया जाता है, दिया जा रहा है। उस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर ये एजेंडे पे ये रखिए कि जनाब महाजिरों को या उर्दू बोलने वालों को दूर रखा गया, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि एक बार ये लसानियत की बात होगी जो कि हमारे सूबे के लिए बेहतर नहीं है। अच्छा इकबाल खान साहब, थोड़ी सी तल्ख बात है, अगरचे वैसे तो पीपल्स पार्टी जो है वो कोटा सिस्टम के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो उन्होंने स्टांस लिया हुआ है, और कोटा सिस्टम में किसी भी किस्म की कोई अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी चाहती नहीं है। अगर एमक्यूएम अमेंडमेंट का मुतालबा करेगी तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ हो सकता है? देखिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कोटा सिस्टम की बात करती है, कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस कोटा सिस्टम की सही तशरीह की है?
अभी अगर कोई दोस्त आपका मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का यहाँ मौजूद है तो उनसे पूछिए आप तशरीह इसकी किस तरह करते हैं, आप इसके क्या डायनेमिक्स से आप किस अंदाज में कोटा सिस्टम की बात को आगे बढ़ाते हैं, जरा उसको वाजे तो करें ना। और लफ्ज कोटा सिस्टम लगाकर कराची को सूबा सिंध से अलग कर बताने का इशारा देते हैं, तो इसको सूबा सिंध के लोग एक्सेप्ट नहीं करते और ना पीपुल्स पार्टी का कोई कारकुन या कराची का कोई शहरी इस बात को कबूल करता है। और अगर फिर मुत्तहदा गवर्नमेंट ये कराची शहर का या हैदराबाद की बात करे, जहाँ आज इनके पास एक भी सीट नहीं हैदराबाद में, उसके बावजूद ये कोटा कोटा का नारा लगा के कराची के लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करें, तो मैं ये समझता हूँ कि शहर कराची के लोग मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के झांसे में अब आने वाले नहीं है। लेकिन सही तशरीह इनको पूछे है क्या, अगर ये आपको बताने में कामयाब हो जाए तो मैं इसका जवाब बहुत आसानी से आपको दे सकूंगा। मेरे नजदीक कोई ऐसी बात नहीं है जहां पर खुदा न खास्ते कराची की हकतलफी हो, हैदराबाद की हकतलफी हो, शहर या सिंध के दीगर शहरों की हकतलफी हो। जाहिर है जहां जिसकी पॉपुलेशन होती है उसके हिसाब से तकसीम भी होती है। शहर कराची की पॉपुलेशन शहर कराची के हिसाब से उसको देखा जाता है, बाकी पूरे सूबे को उस अंदाज में देखा जाता है। तो तशरीह करना बड़ा जरूरी है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस बात को तशरीह किस तरह करते हैं। अच्छा इकबाल खान साहब, अभी कुछ दिनों पहले नए सूबों के क़याम के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। सिंध धरती मोहब्बत की धरती है, हज़रत लाल शहबाज कलंदर की धरती है, और ये वो धरती है कि जिसने हर दौर में जो है वो साम्राज्य के ख़िलाफ़ बगावत की है, चाहे वो ब्रिटिश दौर हो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हो, कभी भी सिंध के ऊपर जो है वो बरतानिया जो है उस तरीके से राज नहीं कर सका। तो ये सूबे की मजबूती है कि तमाम कौम जो है वो यकता भी हैं और यकजा भी है। तो फिर नए सूबों के क़याम का जो मामला है वो हर कुछ अरसे के बाद क्यों उठाया जाता है? लेकिन जो सियासी जमातें ये नारा लगाती हैं, आपको ये समझना पड़ेगा उनके मकासद क्या है। कराची शहर में किसी जमाने में 3 जिले हुआ करते थे, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, 6 और 7 हो गए। तो इंतजामी एतबार से कराची शहर के अंदर 7 डिप्टी कमिश्नर मौजूद है। इंतजामी एतबार से ये 7 डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है, पहले मैंने कहा ना, जैसे जैसे शहर बढ़ता गया ऐसे ऐसे इसकी इंतजामिया को तकसीम किया गया। तो फिर जब इंतजामी एतबार से ये सूबा जो इंतजामी एतबार से सूबे में डिस्ट्रिक्ट्स को में इजाफा किया जाता है, तो प्रॉब्लम किधर आती है? प्रॉब्लम क्या, ये एक बार फिर ये कहना चाहते हैं कराची वालों को अलग सूबा बना दें, एक इस तरह की बात करना चाहते हैं। तो फिर कराची में क्या एक कोई लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं? खुदा ना खास्ता क्या कराची में कोई, मैं समझता हूँ कि सिर्फ उर्दू बोलने वाले लोग मौजूद हैं? नहीं इकबाल खान साहब, शहर कराची तो गुलदस्ता है तमाम कौमियतों का, तमाम मज़ाहिब का। अफगानिस्तान भी मौजूद है, यहाँ बांग्लादेश भी मौजूद है। बिल्कुल। आप कैसे इस शहर को तकसीम करने की बात करते हैं, कैसे इस शहर के लिए सूबे का नारा लगाते हैं? ये शहर बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के अंदर पाकिस्तान से बसने वाली तमाम कौमियतें आबाद हैं। तो हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि इस शहर में सिर्फ उर्दू बोलने वाले मौजूद नहीं है। ठीक है, इस बात को तस्लीम करते हैं कि उर्दू बोलने वालों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, अददी अक्सरियत जरूर हो सकती है। पख्तूनों के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सिद्दी जो रहते हैं उनके लिए क्या बात करेंगे, यहाँ बहुत बड़ी मेजोरिटी में पंजाबी सराइकी मौजूद है, उनके लिए क्या बात करेंगे, कश्मीरी गिलगिती रहते हैं। तो खुदा ना खासा इस शहर को तकसीम करने की जब आप बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ आप मुल्क को तकसीम करने की बात करते हैं। बिल्कुल इकबाल साहब, कल एक सेंसस का एक नोट मेरी नज़रों से गुजरा, उसमें अव्वल नंबर पे जो यहाँ पे तादाद थी वो उर्दू बोलने वालों की थी, दोम पे जो थे वो सिंधी थे, और तीसरे नंबर पे पश्तून थे, चौथे नंबर पे पंजाबी थे। तो इससे तो यही जाहिर होता है कि शहर जो है ये मोहब्बतों का गुलदस्ता है और इस शहर का दिल और सीना इतना बड़ा है कि जो आता है ये उसको अपने अंदर समो लेता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर, एग्री करेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इकबाल साहब, शहर कराची के मसाइल पर आ जाते हैं, जो यहाँ पे तरक्याती काम भी जारी हैं और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट की ज़ेरे क़यादत बन रहे हैं, ज़ेरे असर हैं। अच्छा ये बताएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए या इसकी असर नौ तामीर के लिए, पेश वर्क के लिए 1.5 अरब रुपए की रकम जो ग्रांट की गई है, आप क्या इसको खतीर रकम समझते हैं? क्या इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मामला है वो बेहतर होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। कराची बहुत बड़ा शहर है, कराची के मसाइल भी बहुत ज्यादा है। अगर ये मैं कहूँ कि कराची के मसाइल खत्म हो गए तो ये बात इंतहाई गलत होगी। अगर मैं ये कहूँ कि कराची में कोई काम नहीं हो रहा तो ये बात भी झूठ है। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज लियारी एक्सप्रेसवे के बाद एक फिर मलिर एक्सप्रेसवे जो अरबों खरबों रुपए की लागत से कराची के शहरियों के लिए बनाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर किसी ने दिए हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने दिए कराची के अंदर, और कराची में ये तरक्याती काम उसी तरह जारी और सारी है। और जरूर वक्त लगता है। कराची बड़ा शहर है, इसके मसाइल भी ज्यादा है, इसके डायनेमिक्स डिफरेंट है पाकिस्तान के दीगर सूबों के मुकाबले में। अगर आप लाहौर की बात करें तो लाहौर में आपको 90% पंजाबी बोलने वाले मिलते हैं। आप अगर कोयटा चले जाएं तो 90% आपको पख्तून और बलूची बोलने वाले मिलते हैं।
आप अगर पेशावर चले जाए तो आपको 90% पख्तून मिलते हैं। तो कराची एक वाहिद शहर है जहाँ पर सबकी मिक्स पॉपुलेशन है, तो इसके इश्यूज पे मिक्स है। तो इसके इश्यूज को जो देखने के लिए हम सबको तहमुल के साथ इस शहर की मदद करनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को खुले दिल के साथ इस शहर को ऑन करना चाहिए। लेकिन देखा यह जाता है कि हुकूमत सिंध तो इस शहर को ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातें शहर को इस तरह ऑन नहीं करती, उस शहर को नुकसान पहुंचता है। अच्छा इकबाल खान साहब, अगर 70s या 80s की बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो सेक्टेरियन वॉर बहुत ज़्यादा चल रही थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि लसानी बुनियादों पर जो है वो आपस में कौमियतें जो थी वो दस्तों गिरेबा थी। आप क्या समझते हैं, ये क्या मफादात के लिए करवाया जाता है, क्या सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए करवाया जाता है? देखिए पहले के मुकाबले में आज हालात बिल्कुल डिफरेंट है। 80s की दिहाई में जनरल जिया ने इस शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टेक रखती थी, जमात इस्लामी को मुसल्लत करने की कोशिश की गई, बात नहीं बनी तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को परवान चढ़ाया गया पीपल्स पार्टी के ऊपर लाने के लिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए तहरीक इंसाफ को परवान चढ़ाया गया। तो ये वो सारी बातें हैं जो शहर को बार बार नुकसान पहुंचाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो सेक्टेरियन मामला भी इतने ज्यादा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और लसानी बुनियाद पर भी शहर निस्बतन अमन पसंद शहर हो गया है, काफी कंट्रोल हो चुका है इन चीजों पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये चीजें कम हो जाएंगी और चीजें बेहतर हो सकती हैं। इकबाल खान साहब, देखा ये जाता है कि ये शहर जो है ये तमाम कौमियतों की आमाजगाह है, उनका मस्कन है, सब यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पे तमाम सकाफती दिन जो है तमाम कौमियतों के बड़े ज़ोर शोर से भी मनाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब इलेक्शंस आते हैं एक नई हवा, एक नई वेव चल जाती है कि कोई जो है वो किसी कौम का हामी बन जाता है, कोई सियासी जमात किसी कौम की हामी बन जाती है। तो ये क्यों होता है? क्या इससे जो है क्या वोट बैंक में फ़र्क पड़ता है? क्या वोट ज़्यादा मिल जाते हैं? देखिए सियासी फायदे लेने के लिए जो लसानी जमातें हैं वो लसानियत का नारा लगाती हैं, जो मजहबी सियासी जमातें हैं वो मजहबी नारा लगाती हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बानी जुल्फिकार अली भुट्टो ने ताकत का सरचश्मा अवाम का नारा लगाया था। उन्होंने ये नारा नहीं लगाया था कि ताकत का सरचश्मा कोई सिंधी होगा, कोई बलोच होगा, कोई पंजाबी, कोई पठान होगा। तो ताकत का सरचश्मा अवाम का नारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप अगर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में देखें, यकीनन वो में पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की पोजीशन पहले के मुकाबले में थोड़ी कमजोर है। आप शहर कराची की बात करें, सूबा सिंध की बात करें, तो अगर कराची सूबा सिंध का सदर अगर सिंधी बोलने वाला है तो उसका जनरल सेक्रेटरी उर्दू बोलने वाला है। शहर कराची का सदर उर्दू बोलने वाला है तो जनरल सेक्रेटरी बलोच या सिंधी बोलने वाला है। इसी तरह जो कराची के उर्दू स्पीकिंग जिले हैं वहां पे अगर प्रेसिडेंट लाया जाता है तो उसे उर्दू बोलने वाला लाया जाता है। मलीर जिले में बलोच सदर होता है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी बातों का ख्याल रखती है। लेकिन दीगर सियासी जमातें जो हमेशा लसानियत या आप ये कहें फिरकावारियत की सियासत करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सारी बातों से पाक है, उन चीजों से दूर रहकर सियासत करती है। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी का नारा हमेशा से ये रहा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। ना हिंदू की सियासत करते हैं, ना ईसाई की, ना मुसलमानों की, ना देवबंदों की, ना सुन्नी की, ना शिया की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने देखा होगा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब अपने सियासी जलसों में नारा लगाती थी तो पहले वो नारा लगाती थी नारे तकबीर, फिर दूसरा नारा होता था नारे रिसालत, और तीसरा नारा होता था नारा हैदरी। इसका बिल्कुल वाज़ेह पैगाम वो अपने जलसों में देती थी कि पाकिस्तान में बसने वाले ये तीनों बड़े फिके जो मुसलमानों में पाए जाते हैं, ये सब हम सबके साथ है और ये सब हमारे साथ हैं। तो ये बहुत वाज़ेह पैगाम हुआ करता था हमारे लीडरशिप का। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाइन ऑफ डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, किसी को इस पर शक शुबा नहीं होना चाहिए। अच्छा इकबाल खान साहब, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा आपका वक्त ले लिया। अगर वर्किंग रिलेशनशिप MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के दरमियान कायम हो जाता है तो किस तरह से साथ मिलकर मसाइल हल होंगे? लेकिन पहले भी कई बार कोशिश की गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार इस बात का अदा करती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करना चाहती है। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में तमाम स्टेक होल्डर्स की कदर करती है, उनके स्टेक को तस्लीम करती है। लेकिन बस शर्त यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के साथ जो कोऑपरेट होना चाहिए उस तरह दीगर सियासी जमातें नहीं करती। हम खुले दिल के साथ तस्लीम करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो खुले दिल के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट को और गवर्नमेंट को तस्लीम करें। इकबाल खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और मुतवक्के होने वाली सिंध हुकूमत और MQM के वफ़द की मुलाकात के हवाले से भी अपना तबसरा दिया, अपना
तज़िया पेश किया और एक जो है ग्रीन सिग्नल दिया कि वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो कायम होनी चाहिए और मिलकर मसाइल हल होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे तमाम सियासी जमातों के लिए खुले हुए हैं और हम चाहते हैं, इकबाल खान साहब का ये मौक़िफ़ था जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मौक़िफ़ है, उनका कहना ये था कि हम चाहते हैं कि सब मिलकर काम करें और बिलखुसूस शहर कराची बिलूम पूरे सिंध के मसाइल को हल करें। नाज़रीन, अब ये देखना होगा क्या ये मुलाकात जो है कब होती है और मुलाकात के क्या नताइज निकलते हैं, आया दूरस नताइज निकलते भी हैं या फिर माजी की रिवायती मुलाकातों की तरह ही एक नॉर्मल सी मुलाकात मानी और गिरदानी जाएगी। और देखना ये भी होगा क्या MQM ने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो एतराज़ात हैं उस हवाले से और शहर कराची के मसाइल के हल के हवाले से अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर रखा है या नहीं। इसी के साथ नाज़रीन यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। और नाज़रीन, अब बात की जाएगी मौसम के हवाले से, मौसम की तब्दीली के हवाले से। वैसे तो मौसमियाती तब्दीली की वजह से अक्टूबर का महीना है जिसमें गर्मी इस वक्त अपने जोबन पर है, गर्मी की शिद्दत बरकरार है, जबकि कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और पारा 40 डिग्री तक भी जा सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये फोरकास्टिंग की गई है। इसी हवाले से मज़ीद डिस्कशन कर लेते हैं। इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। सरदार साहब, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी थैंक यू जी। सरदार साहब, अक्टूबर के महीने में गर्मी अपने जोबन पर है, इसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए, अक्टूबर नॉर्मली कराची में तीसरा गर्म तरीन महीना होता है। अगर आप कराची की क्लाइमेट को सामने रखें तो मई और जून के बाद तीसरा गर्म तरीन महीना अक्टूबर होता है। उसकी वजह ये होती है कि मानसून जैसे खत्म होता है, आपको पता है सितंबर के वस्त के सिब के बाद आहिस्ता आहिस्ता मानसून हवाएं विथड्रॉ होना शुरू हो जाती हैं। तो मानसून की मतलब वो जो 3 महीने होते हैं जुलाई से सितंबर तक, उस दौरान में सी ब्रीज काफी तेज से, तवातर से और तेज स्पीड से और बहुत फ्रीक्वेंट रहती है। उसके नतीजे में आपने देखा होगा कि बादल मुसलसल रहते हैं तो टेम्परेचर नीचे रहता है। तो वो हवाएं जाहिर है कि विड्रॉ हो जाती है मानसून और फिर हवाओं का रुख तब्दील होता है अक्टूबर के जैसे दूसरे हफ्ते से अमूमन हो जाता है। कभी वो शुमाल मशरिक से हवा चलती है, कभी शुमाल मगरिब से उसका फ्लो रहता है। अदरवाइज तो विंड आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल तकरीबन काम है, ना चलने के बराबर है। तो वो जो ड्राई एरिया है उसकी तरफ से जब हवा आती है तो जाहिर है वो फिर अपने साथ वो ड्राई एयर होती है और उसके नतीजे में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी बायस जो है ना अक्टूबर तीसरा गर्म तरीन महीना होता है। यानी सितंबर और अक्टूबर के अगर एवरेज टेम्परेचर से आप देखें तो 2.2 डिग्री का फर्क आ जाता है। सितंबर का 33.4 होता है एवरेज और अक्टूबर का 35.6 है, जो कि तकरीबन 36 के बराबर। तो इस लिहाज से ये अब आगे जो हफ्ता तकरीबन हफ्ता भर गर्मी इसी तरह से रहेगी, 38-39 इस रेंज में टेम्परेचर रहने का इम्कान है। उसकी मेन वजह ये हवाओं की तब्दीली होती है कराची में। मतलब सरदार साहब, मतलब 40 तक जो है वो पारा जा सकता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू भी सकता है? हो सकता है किसी एक, यानी ये जो अगले 5-7 दिन 5 से 6 दिन है, यानी अगले वीकेंड तक कम से कम इसी तरह से गर्मी रहेगी। तो हो सकता है किसी दिन 40 भी चला जाए। जैसे आज आपने देखा कि 39 गया है, गुज़श्ता दिन 37.5 था और आज 39 गया और कल भी इसी रेंज में रहने का इम्कान है। 39 को क्रॉस किया अगर तो हो सकता है किसी दिन 40 भी चला जाए। यानी जिस दिन ड्राई कंडीशन अगर ज्यादा आ गई, आपने देखा होगा कि पिछले उस तक ना, यानी सितंबर के एंड तक, बल्कि पिछले अक्टूबर के भी शुरू के 5 या 6 दिन जो थे उसमें दिन भर ह्यूमिडिटी 50 से 60% रहा करती थी, 60% से ऊपर ही रहती थी एवरेज। तो अभी पिछले 2 दिन से ये गिरकर 30-35% के दरमियान आ जाती है। तो सरदार साहब, ये सब जो है मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं? नहीं, मौसमियाती तब्दीली फौरी तौर पे हम उसको लिंक नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ना कि क्लाइमेटिकली अक्टूबर होता ही इसी तरह से गुजरता है। हम थोड़ा सा जहन से निकल जाते हैं, भूल जाते हैं कि अक्टूबर में अच्छा मैक्सिमम टेम्परेचर भी अक्टूबर का रिकॉर्ड में आपको बताऊं तो 43 तक भी गया है कभी 1951 में। अब 1951 में तो जाहिर है मौसमियाती तब्दीली के वैसे असरात नहीं थे जितने अब हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम्स आ जाती हैं इसमें। और जो मेन आपको पता है कि कराची का जो टेम्परेचर या वेदर है वो खासा विंड डिपेंडेंट होता है। सी ब्रीज जब तक रहती है तो मौसम मुतदिल रहता है। सी ब्रीज जैसे सस्पेंड होती है, उधर खुश्क एरिया से अगर हवा आने लगती है तो जाहिर टेम्परेचर बढ़ा देती है वो। हाँ।
अच्छा, तो सरदार साहब ये बताइएगा कि ये समुद्री हवाएं जो हैं ये मुकम्मल तौर पे कब तक बहाल हो सकती हैं? क्या इस हवाले से क्या फोरकास्टिंग है, क्या पेशगोई है? देखिए, समुद्री हवाओं का भी एक तरह से ना एक उनकी भी क्लाइमेट है चलने की, यानी मई से जो शुरू होती है एक तरह से, और फिर सितंबर के आखिर तक जो 3 या 4 महीने होते हैं, 4 साढ़े 4 महीने, उस दौरान में, और उसकी पीक होती है अगस्त का महीना, जो आधा 15-20 जुलाई के बाद फिर अगस्त के एंड तक। उस दौरान आपने देखा कि पूरे अगस्त में तकरीबन बादल छाए रहते हैं, बहुत अच्छा मौसम रहता है। तो अब अक्टूबर से ऑनवर्ड जो है ना, ये ट्रांजिशनरी महीने होते हैं दोनों। अब ग्रेजुअली यानी खजा का मौसम फिर आगे आप सर्दियों की तरफ जाएंगे तो सी ब्रीज इस दौरान में मतलब चेंज होकर लैंड से हवा आने लगती है। अच्छा सरदार तो साहब, ये बताइएगा कि ये सर्द हवाएं हैं, खुश्क हवाएं, और ये सर्दी जो है ये कब तक दस्तक देगी? देखिए, कराची में तो सर्दी आपको पता है कि असल सर्दी तो जनवरी में ही आती है, या बहुत आ जाए तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जाके एक तरह से सर्दी शुरू होती है। अदरवाइज नवंबर के मिड तक पहुंचते पहुंचते फिर ये है कि रात कुछ ना कुछ खुनक हो जाती है, जब टेम्परेचर मतलब ये कि उसमें आ जाए 12, 14, 15 इस रेंज में आ जाए, 12, 14, 15 सेंटीग्रेड रात के टेम्परेचर, तो फिर एक तरह से रात खुनक हो जाती है। वो भी नवंबर तक जाके होगी। अक्टूबर का महीना तो गर्मी गुजरेगा, लेकिन अक्टूबर की और मई जून की गर्मी में फर्क आपने महसूस किया होगा कि ये जो है ना खुश्क गर्मी है एक तरह से, वो जो बहुत ह्यूमिड कंडीशंस होती थी मई जून में, वैसी कंडीशंस नहीं होती है अक्टूबर में। अच्छा सरदार साहब, ये भी बताइएगा क्या सर्दियों की दस्तक के साथ ही क्या कोई बारिश बरसाने वाला, बरसात वाला कोई सिस्टम जो है वो भी टकरा रहा है सिंध से या बिलखुसूस शहर कराची से? नहीं जी, अभी तो कोई दूर दूर तक नहीं है सिस्टम बज़ाहिर। तो अक्टूबर का महीना तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में ही अक्टूबर नवंबर दोनों एक तरह से ना खुश्क तरीन महीने होते हैं, बहुत कम बारिश होती है इन दोनों महीनों में। और आपने शायद देखा वो हमारी जो फोरकास्ट अक्टूबर के महीने के लिए आई है वो भी ऐसे ही है कि ज्यादातर एरियाज में एवरेज से कम बारिश है, और कुछ एरियाज में यानी शुमाल मगरबी जो वेस्टर्न साइड अफगानिस्तान के साथ लगती है या ईरान के साथ, वहाँ कुछ ना कुछ बारिश का इम्कान रहेगा। और बाकी जगहों पे तो ओवरऑल पूरे महीने की हम बात करें तो वो ड्राई महीना होता है, और सिंध में अभी कोई ऐसा खातिर खा बशमूल कराची कोई इम्कान नहीं है बारिश का। अच्छा, ये भी बताइएगा सरदार साहब, कोई मशवरा देना चाहेंगे अक्टूबर की गर्मी से बचने के लिए? लोग क्या क्या एहतियात बरतें, पानी का किस हद तक इस्तेमाल करें? जी, ये इम्पोर्टेंट है कि देखिए जो आजकल धूप बड़ी तेज होती है, यानी 39-38 जब टेम्परेचर होता है तो जाहिर है जब पीक आवर्स होते हैं वही 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आप कह सकते हैं, या एहतियातन 11 से 4 तक, ये उसमें गर्मी ज्यादा होती है। तो उस दौरान जब आप ओपन उसमें सन में जाएं तो अपना सर्वर ढांप के रखें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, और मुसलसल जो है ना मशक्कत का, मेहनत का काम खुले सूरज के नीचे बहुत देर तक करना थोड़ा सा ज़ाहिर प्रॉब्लम होती है, तो उसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ठीक है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। आपने अपना कीमती वक्त दिया और मौसम की सूरत हाल के हवाले से और मौसम के हाल के हवाले से हमारे नाजरीन को और साथ ही साथ हमें भी आगाह किया। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, शहर कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हों, चाहे वो दीगर मसाइल हो, और साथ ही साथ देखा ये जा रहा है कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स तक जो है वो मैसर नहीं है, और ऐसे में मौसमियाती तब्दीली के असरात जो है वो वबाई अमराज की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। जहां दीगर अमराज फैल रहे हैं, वहीं देखा यह जा रहा है कि चिकनगुनिया का मर्ज भी तेज़ी से फैल रहा है, चिकनगुनिया भी सर उठा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन बीमारियों से निपटने के लिए प्रोग्राम का आगाज़ भी कर दिया है। पाकिस्तान और बिलखुसूस शहर कराची में ये मर्ज फैलने से कैसे रोका जाएगा, इस हवाले से जान लेते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है आप जनरल फिजिशियन है डॉक्टर महबूब साहब। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, आवाज सुन सकते हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, शुक्रिया इनवाइट करने का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस पर रोशनी डालिएगा, ये चिकनगुनिया क्या मर्ज है और इस मर्ज की इब्तिदा कहाँ से हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली चिकनगुनिया एक वायरस है
जो चिकनगुनिया जो खुद इसका वायरस का नाम है, जो बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो आजकल पूरे कराची या पूरे पाकिस्तान में ये फैला हुआ है, जो एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो एक से दूसरे शख्स में भी ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता। एक वायरल डिजीज है जो मोस्टली भी आपने देखा भी होगा, और मोहल्लों में या घर में हर किसी को कोई कंप्लेन हो रही होगी, मुझे फीवर हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, जिस्म में पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है। बेसिकली इनकी अलामत यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा इस मर्ज की तशखीस कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि फला फर्द जो है इस मर्ज में मुब्तला हो चुका है? बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये हम सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को डील करके क्लिनिकल फाइंडिंग से ही उनको डायग्नोज करते हैं। पेशेंट कोई ओपीडी में आता है या नियर बाय किसी फिजिशियन के पास जा रहा होता है तो वो कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मुझे फीवर हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है। तो आजकल ये पूरे जो पूरे माशरे में फैला हुआ है, उसमें कंप्लेन से हम पेशेंट्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको वायरल डिजीज हो गई है। वायरल डिजीज के लिए हम प्राइमरी बेसलाइन करवाते हैं, पर ये कि बेसलाइन में भी ये इन्फेक्शन नहीं आता क्योंकि ये वायरल है जो कुछ 6 से 10 दिनों बाद रिजॉल्व हो जाता है। और इसमें जो इसका ट्रीटमेंट होता है ये जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। पेशेंट को हाइड्रेशन अच्छी रखनी पड़ती है, डाइट अच्छी रखनी पड़ती है, जूसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, फल वगैरह खाने पड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा जरा, ये भी रोशनी डालिएगा, क्या ये मर्ज जो है एक फर्द से दूसरे फर्द में मुंतकिल होने के चांसेस ज्यादा है? % टू % जो है ये मर्ज मूव करता है? नेवर। ये एक किस्म का जो नॉन कॉन्टेजियस एक से दूसरे शख्स में ये ट्रांसफर कभी भी नहीं होता। इसको इस वायरस को एक कोई दूसरा वेक्टर चाहिए होता है जिससे वो दूसरे से ट्रांसफर होता है। जैसे मच्छर ने काटा, मॉस्किटो का इसमें ये एक हमारी गाइडलाइन है। मॉस्किटो जब उस पेशेंट को अगर बाइट करता है तो वो दूसरे से बाइट करेगा तो उससे वो जरासीम वहां से दूसरे मुंतकिल हो गए। बाकी ये एक दूसरे शख्स में फैलता नहीं। बस आपने जैसे कहा कि ये कब हुआ, ये एक किस्म का एक इन्फेक्शन है जो समझो एक अल्फा वायरस है चिकनगुनिया, जो ये फर्स्ट जाके 1952 में तंजानिया में ये डिस्कवर हुआ था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मर्ज थम गया था आज से 7-8 साल पहले। अगर देखा जाए ये मर्ज जो है बहुत ज़्यादा सर उठा रहा था और हम देख रहे थे इब्तदाई तौर पर जो है पूरी की पूरी फैमिलीज जो हैं वो इस मर्ज से मुतासिर हो रही थी। तो जनाब ये थम जाता है फिर दोबारा से फैलने लगता है, इसकी क्या सबसे बड़ी वजह है? बेसिकली ये जब भी आपकी सराउंडिंग माहौलियात में, एटमॉस्फेयर में गंद कचरा होता है, सफाई नहीं होती, साफ पानी नहीं होते, और जो मच्छर का ज्यादा बढ़ना माशरे में, तो ये दूसरे शख्स में फैल जाती है। वरना ये इतना इस तरह नहीं फैले। अगर हमारे सराउंडिंग में इन्वायरमेंट हमारी गलियों में, हमारे सराउंडिंग में, जो घरों में हम सफाई रखें तो ये दूसरे शख्स में फैल भी नहीं सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बीमारी इस तरह बढ़ जाना, इस तरह अचानक पूरे पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड ये बीमारी का फैल जाना, इसका मतलब ये है कि ये जो वायरस है मच्छर और मॉस्किटो के थ्रू एक से दूसरे शख्स में फैलता जा रहा है। तो इसमें ये हमें ये चाहिए कि सराउंडिंग को हम साफ रखें ताकि मच्छर पैदा ना हो। और अगर पेशेंट को अगर चिकनगुनिया हो जाता है, ऐसी अलामतें हो जाती हैं, तो वो अपनी डाइट अच्छी रखे, सिम्टोमेटिक होता है। और जो पेशेंट्स जो ट्रेवल कर रहे होते हैं वो उनके लिए ट्रेवल्स के लिए वैक्सीनेशन भी रिकमेंडेड है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप प्रिकॉशंस बता रहे हैं तो ज़रा ये भी बता दिएगा क्या इस हवाले से मॉस्किटो किलर जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे लोग घरों में ग्लोब्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, अब तो लिक्विड भी आ गया है, फिर एक और किस्म का लिक्विड है, एक तो इलेक्ट्रिक लिक्विड है और एक मुख्तलिफ किस्म का लिक्विड है जो अब हम अपने हाथों वगैरह पे लगा लेते हैं। तो क्या ये प्रिकॉशंस ठीक हैं इस मर्ज से बचने के लिए? कि बेहतरीन, ये हमारी प्राइमरी बेसिक गाइडलाइंस हैं खुद को केयर करने की। और ये आजकल हमारे पॉपुलेशन में गुर्बत के हवाले से हर कोई यूज भी नहीं कर सकता। और हमारी जो सराउंडिंग जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, वो उनको चाहिए कि जो गलियां हैं या रोड्स हैं या उस पर सराउंडिंग है जो कचरे का जमा किए जाते हैं उनको टाइमली साफ करते रहें। तो यही प्राइमरी प्रिवेंशन से ही इस बीमारी से हम बचाव कर सकते हैं। इसका हल ही प्रिवेंशन है और इसमें कोई जानलेवा मर्ज नहीं है। अगर हम इसमें
टाइमली इस पर क्लिनिकली टाइमली डायग्नोस करके प्रॉपर डॉक्टर से, जनरल फिजिशियन नियर बाय या कोई कंसल्टेंट से, और प्रॉपर हम मैनेजमेंट करवा के उनको गाइडलाइन फॉलो करवाएं, उनकी काउंसलिंग कराएं, तो काफी बेहतरी जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, आप डाइट की बात कर रहे थे, तो इस मर्ज में मुब्तला, इस बीमारी में मुब्तला जो भी मरीज़ है उसको क्या डाइट देनी चाहिए और खाने पीने में कौन कौन सी चीज़ों से इज्तनाब बरतना चाहिए? मेरा तमाम पब्लिक को ये मैसेज है कि चिकनगुनिया का अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ऐसा फीवर महसूस हो रहा है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, सुस्ती सी हो रही है, सर भारी हो रहा है, तो पहली बात ये कि आप अपने घर में फ्लूइड्स का, पानी का, जूसेस का, फल का इस्तेमाल करें। और सिम्टोमेटिक पेन हो रहा है तो उसमें आप एंटीपायरेटिक्स, बुखार के लिए दवाएं यूज करें, ताकि अगर हम जिस्म से बुखार को सबसाइड रखेंगे तो हम खुद को रिलैक्स रखेंगे। यही बेसिक चीजें हैं, फल का, जूसेस का, खाने का इस्तेमाल से बंदे की डाइट, इम्यूनिटी बिल्ड होगी, तो ये खुद ही ऑटोमेटिक 6 से 7 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने एंटीबायोटिक्स और डाइट के बारे में बता दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा बताइएगा, इस मर्ज से बचने का क्या कोई देसी टोटका या देसी नुस्खा भी मौजूद है जो इंसान घर पे बैठ के जो है वो आराम से कर सकता है? देसी टोटका, इसको हम देसी टोटका तो नहीं बोल सकते, ये सिंपल है। घर में अगर कोई पॉवर्टी है, गुर्बत है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सिंपल घर में पानी का इस्तेमाल ज्यादा करे, फल खाए, घर में सफाई रखे, यही प्राइमरी चीजों से ही हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखने में ये आता है कि जो भी चिकनगुनिया के मरीज़ हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है उनको, जो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनको रिकवर होने में, टांगों में दर्द, जोड़ों में दर्द। तो डॉक्टर साहब, इसके हवाले से भी ज़रा बताइएगा, ये जो दर्द है इससे किस तरीके से निजात हासिल की जाएगी या फिर ये अपने ही टाइम पे ख़त्म होगा? तो उसका हल यही कि पब्लिक के भी लिए कि अगर आप, क्योंकि ये चिकनगुनिया डायरेक्ट जॉइंट्स पेन पूरे बॉडी में लोगों को कमजोर, वीक कर देता है, क्योंकि इसकी वीकनेस इतनी हो जाती है कि लोगों को 2-3 महीने लग जाते हैं रिकवरी में। तो उसके लिए, रिकवरी के लिए अगर आपको पेन हो रहा है बॉडी में, आप पेन किलर्स का इस्तेमाल करें, मल्टी विटामिन का, कॉम्प्लिकेशंस का जो कॉम्प्लीमेंट्स है उनका इस्तेमाल करें, और जो ज्यादा चलने फिरने, काम करने से अवॉइड करें, ताकि आपके मसल, जॉइंट्स रिलैक्स हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम खबर की खबर और मेट्रो वन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से वो अफराद जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं उनको भी, और जो इस मर्ज़ में अब तक मुब्तला नहीं हुए हैं, इससे चिकनगुनिया से बचने के लिए क्या मुफीद मशवरे देना चाहेंगे? उनके लिए कि एक प्राइमरी एक गाइडलाइंस सबके लिए अवेयरनेस मैसेज है, मीडिया के दोस्तों के लिए, पब्लिक के लिए। हमें अपने सराउंडिंग को साफ रखना चाहिए, एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए, घर में साफ सुथरा पानी इस्तेमाल करें, जहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, वहाँ गंदगी हो रही है, वहाँ सफाई करें, घर में पानी, जूसेस का इस्तेमाल करें, डाइट अच्छी रखें, कॉम्प्लीमेंट्स चीज़ें, फल वगैरह, विटामिन वगैरह का इस्तेमाल करें। और जो बड़ी एज के होते हैं उनको अपनी जो डायबिटिक या शुगर, उनकी मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लेनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशन से, ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो सके। ठीक है डॉक्टर महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, मुफीद मशवरे दिए। नाजरीन, अब जो है ये मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है, चिकनगुनिया जिसका नाम है, वैसे तो मलेरिया भी फैल रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ीद जो है वायरल इन्फेक्शंस फैलते जा रहे हैं, लेकिन चिकनगुनिया के बारे में अब तक जो रिसर्च है, कोई भी रिसर्च हतमी क़तई आखिरी नहीं होती, लेकिन जो इब्तदाई रिसर्च जो डॉक्टर्स की जानिब से, जो लैब्स की जानिब से की गई है, उससे ये साबित होता है कि मर्ज़ जो है वो पर्सन टू पर्सन मुंतकिल नहीं होता है, जो कि आज हमारी भी नॉलेज में इजाफा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने इस मर्ज से बचने के और प्रिकॉशंस के हवाले से भी हमें बताया, डाइट्स के हवाले से भी बताया। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, नए मौजू पर गुफ्तगू होगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।